नमस्कार, घड़ी में बजने वाले हैं 4 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार। दूसरी तरफ पोलैंड के विदेश मंत्री ने बड़ा दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध की शुरुआत में ही पुतिन को इस बात के लिए राजी किया था कि वो यूक्रेन के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाए। यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए पुतिन को पीएम मोदी ने मनाया था। We are very grateful for India's involvement. We are very happy that Prime Minister Modi is doing that. We had a fantastic visit of Prime Minister last year. We signed a comprehensive strategic agreement. We signed an action plan to implement it. We appreciate the fact that Prime Minister Modi, at the early stages of the war, did persuade Mr. Putin not to try to use tactical nuclear weapons. He made a call to President Putin. आपको बता दें, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर यूक्रेन के एक सांसद ने भी बड़ा बयान दिया है। यूक्रेनी सांसद का कहना है कि युद्ध के दौरान शांति के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अहम रोल रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। He pushes at Russia, together with many other actors around the world, not to do the unthinkable, that is, use nuclear weaponry. Not to mention the fact that the global call for peace and the global call for a peaceful resolution to whatever questions and problems is something we need very much more of. Especially the visit of Prime Minister Modi to Kyiv mattered a great deal to us. We had the big meeting with the President of Ukraine and Prime Minister of India to solidify our relationship and to provide a whole new chapter. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के पॉडकास्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इस 3 घंटे के इंटरव्यू में पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ अपनी केमिस्ट्री की चर्चा की है। अमेरिकी एआई रिसर्चर लेक्स फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने ट्रंप से अपनी दोस्ती, एक लीडर के तौर पर ट्रंप की भूमिका पर खुलकर बातचीत की है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध और भारत की शांति की कोशिश पर भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बातचीत के बाद भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा सहयोग संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप से फैसले लिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया है। ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब आपको देते हैं शेयर मार्केट का पूरा अपडेट। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में तेजी दिखाई दी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। आंकड़ों के हिसाब से आपको बता देते हैं आज किस तरह का मूड माहौल बाजार में देखने को मिला। सेंसेक्स 341 पॉइंट चढ़ा, वहीं निफ्टी ने 112 पॉइंट की बढ़त ली। आज मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। डिटेल्स ले लेते हैं कंचन से। तो कंचन, बताएं आज कैसा रहा बाजार और कहां गिरावट और कहां तेजी दिखाई दी? तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन डेफिनेटली हमें जो बुल्स का जोश है वो हायर साइड में देखने को मिला है। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर कौन से रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी आज खबरों में भी बना हुआ है, जिसके चलते अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व और ट्रेंड जैसे कुछ काउंटर्स है जिसने बाजार को अच्छा खासा एक सपोर्ट दिया है। अगर लूजिंग साइड में देखा जाए तो विप्रो, बीपीसीएल, हीरो मोटोकॉर्प और आईटीसी ने बाजार के अंदर एक प्रेशर क्रिएट किया है। अगर मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो हुडको, मुथूट फाइनेंस, जहां पे हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, खबरों में भी बना हुआ था, इसने अपना माइलस्टोन टच कर लिया है। उसके बाद वोल्टास, यूपीएल जैसे काउंटर्स ने मिड कैप को अच्छा खासा सपोर्ट दिया है। लेकिन लूजिंग पॉकेट में ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जहां पे हमें 3% की गिरावट, प्रेस्टीज, ई स्टेट 3%, एमआरपीएल और साथ ही साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बाजार को आज ड्रैग डाउन किया है।
शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, जिसमें शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ मारुति अप्रैल से गाड़ियों के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ब्रोकरेज हाउस टाटा मोटर्स पर बुलिश नजर आ रहे हैं। तो ऑटो सेक्टर में एक्शन के अहम ट्रिगर्स क्या है, डिटेल्स ले लेते हैं दीपाली राणा से। तो दीपाली बताएं, मारुति और टाटा मोटर्स में एक्शन के पीछे बड़ी वजह क्या है? इस साल के 3 महीने अभी पूरे भी नहीं हुए हैं कि मारुति ने तीसरी बार प्राइस हाइक कर दिया है। पहला प्राइस हाइक जो ट्रेडिशनल हाइक होता है दिसंबर एंड में वो किया था, जो कि 1 जनवरी से लागू हुआ था 4% के आसपास का। उसके बाद जनवरी एंड में ही कुछ सेलेक्ट मॉडल्स पर 1500 से 32,000 का हाइक किया था, जो कि 1 फेब से लागू हुआ था। और अब फाइनली तीसरी बार हाइक किया है और ये भी 4% के आसपास है। अलग अलग मॉडल्स पर अलग अलग प्राइस हाइक होगा। किस मॉडल पर कितनी कीमत बढ़ेगी इसके बारे में डिटेल्स कंपनी ने नहीं दी है, लेकिन कंपनी का कहना है कि कॉस्ट उनकी बढ़ रही है। स्पेशली जो कमोडिटी कॉस्ट है वो पिछले 1 साल में इंक्रीज हुई है। रॉ मटेरियल पर हायर ड्यूटीज़ की वजह से जो बर्डन है वो बड़ा है और इसी को कंज्यूमर्स पर पास ऑन करने की तैयारी मारुति ने की है। अगर हम कमोडिटी कॉस्ट की बात करें तो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम के प्राइसेस में इजाफा हुआ है। पिछले 1 साल में कॉपर के प्राइसेस भी 12% के आसपास बढ़े हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे समय में हाइक आया है जहाँ पर हम एंट्री लेवल सेगमेंट में मारुति की सेल्स घटते हुए देख रहे हैं। एस्प्रेसो, ऑल्टो, सिलेरियो की सेल्स डिप हुई हैं। अगर आप प्रीवियस मंथ्स के ही आंकड़े देखेंगे, जो हाईएस्ट सेलिंग सेगमेंट है जो कि एमपीवीज का है, यहाँ पर भी अर्टिगा XL6 की सेल्स ड्रॉप हुई हैं फरवरी मंथ में और ऐसे समय में ये प्राइस हाइक आ रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब आशंका ये जताई जा रही है कि मारुति के बाद बाकी ऑटो कंपनीज की तरफ से भी और हाइक्स आ सकते हैं। शुक्रिया दीपाली इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए बात करते हैं अब सोने के दाम की, जो MCX पर 88,300 के पार पहुंच गए हैं। अब तक का ये सबसे हाई रिकॉर्ड दाम जाता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी के दाम भी बढ़े हैं। क्या है इसके पीछे वजह, जानते हैं। मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो मनीषा जी बताएं, रिकॉर्ड हाई पर सोने के दाम पहुंच गए हैं, इसके पीछे वजह क्या है? ऑल टाइम हाइज हमने ओवर द वीकेंड सोने और चांदी दोनों में ही बनते हुए देखे हैं। सोने की अगर बात की जाए तो $3,000 पर आउंस के लेवल्स यहां पर बनते हुए नजर आए और 88,000 का स्तर भारतीय बाजारों में यहां पर बना। और इसी के साथ साथ ज्यादातर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ने अपना आउटलुक भी बढ़ा दिया है। चाहे आप गोल्डमैन सैक्स की बात करें, सिटी है, बैंक ऑफ अमेरिका है, UBS है, अब इनका मानना है कि सोना आगे जाकर $3,100-3,200 पर आउंस के लेवल्स भी आपको यहां दिखा सकता है, यानी कि और तेजी कुछ बरकरार रह सकती है। बाजार ऑफ कोर्स सेफ हेवन के खरीदारी की तौर पर डॉलर इंडेक्स 5 महीने के लोज पर है, उसका भी फायदा ले रहा है। और जो ये सारी अनसर्टेनिटी है, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आई है, इन सब का भी असर हमने यहाँ पर सोने में आता हुआ देखा। लेकिन सोना अकेला नहीं है। अगर सोने ने आपको इस साल में 14% के रिटर्न्स दिए हैं तो चांदी ने 17% का इजाफा दिखाया है। चांदी सेफ हेवन के तौर पर तो खरीदारी देख ही रही है, लेकिन चांदी साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है और ये चौथा साल ऐसा हो सकता है जब चांदी आपको रिकॉर्ड डिमांड दिखाएगी। ये 5वां ऐसा साल है जब चांदी में हमने ग्लोबल डेफिसिट बनता हुआ देखा है। तो सोने और चांदी दोनों में यहाँ पर और तेजी होने की उम्मीद है। चांदी ऐसा माना जा रहा है कि आगे जाकर आउट परफॉर्म कर सकती है। एज ऑफ नाउ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $34 पर आउंस के नीचे है, लेकिन बाजार मानता है कि 38-39 तक भी यहाँ पर आपको चांदी आने वाले 8 से 12 महीने में कारोबार करती हुई नजर आएगी। जी शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे अपडेट के लिए। तो चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको वित्त मंत्रालय में होने वाली एक अहम बैठक के बारे में बता दें। 20 मार्च को वित्त मंत्रालय ने पेमेंट बैंक्स के साथ एक अहम बैठक बुलाई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बैठक में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस देने के मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक बताएं, इस अहम बैठक में क्या चर्चा होने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए पेमेंट्स बैंक लंबे समय से स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर लाइसेंस देने की मांग कर रहे हैं सरकार से और जो CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 20 मार्च को इस पर एक वित्त मंत्रालय ने बैठक बुलाई है। स्मॉल फाइनेंस बैंक समेत जो लाइसेंस देने का इशू है, इसके अलावा कई सारे और मुद्दों पर जो पेमेंट्स बैंक हैं उनके CEO से इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। 20 मार्च को जो बैठक होगी, इसके अलावा इसमें रेगुलेटरी इश्यूज, लिस्टिंग
और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे मुद्दे हैं, जैसे कि पता है कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर होने पे लिस्टिंग कराना जरूरी होता है, तो इसके नियम कानून पर भी चर्चा हो सकती है, रेगुलेटरी नॉर्म्स जो हैं उस पर चर्चा हो सकती है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरह से किया जाए इस पर भी जो डीएफएस ने जो बैठक बुलाई है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और तमाम जो पेमेंट्स बैंक के सीईओज होंगे वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इन तमाम इश्यूज पर चर्चा होंगी। और मैं बता दूं कि इस वक्त देश में 6 पेमेंट्स बैंक काम कर रहे हैं, जिसमें पेटीएम, जियो, फिनो, एयरटेल, इंडिया पोस्ट और एनएसडीएल हैं। अब इसमें बात करें तो लगातार सभी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर उनको जल्द से जल्द लाइसेंस मिलना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि 2015 के बाद सरकार ने किसी को भी स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस नहीं दिया है, लिहाजा काफी समय हो चुका है और अपनी अपनी तरफ से दावेदारी पेश की जा रही है। लेकिन सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिहाज से जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका नेटवर्क काफी बड़ा है, उसके साथ और कुछ और जो स्मॉल जो पेमेंट बैंक है उनको कंसीडर कर सकती है। लिहाजा जो ये 20 मार्च को बैठक होने वाली है काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें ये तमाम इश्यूज पर चर्चा हो सकती है। तो शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब खबर महाराष्ट्र से, जहां पर औरंगजेब के नाम के बाद अब औरंगजेब की कब्र पर सियासी पारा हाई है। बजरंग दल ने महाराष्ट्र सरकार को औरंगजेब की कब्र हटाने का अल्टीमेटम दिया था और इसी सिलसिले में आज बजरंग दल ने महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन भी किया। विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल की मांग का समर्थन किया है। बजरंग दल ने महाराष्ट्र सरकार को यह भी अल्टीमेटम दिया है कि औरंगजेब की कब्र पर अगर प्रदर्शन के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, उसे नहीं हटाया गया, तो बाबरी मस्जिद की तरह कार सेवा कर कब्र को उखाड़ दिया जाएगा। इधर शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना के संपादकीय में औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर तीखा प्रहार किया गया है। संपादकीय में कहा गया है कि कुछ नए हिंदुत्ववादी ये दावा कर रहे हैं कि वो औरंगजेब की कब्र को उसी तरह ध्वस्त करेंगे जैसे बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि ये लोग इतिहास और महाराष्ट्र की वीर परंपरा के दुश्मन हैं। वे महाराष्ट्र के माहौल में जहर घोलना चाहते हैं और खुद को हिंदू तालिबानी के रूप में पेश करना चाहते हैं। साथ ही साथ मुखपत्र में यह भी कहा गया कि सीएम देवेंद्र फडणवीस को शिवाजी महाराज के नाम पर यह राजनीति बंद करनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस का भी बयान सामने आया है। फडणवीस ने यह कहा है कि आखिर हमें औरंगजेब की कब्र की जरूरत ही क्यों है। तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। हे वचन छत्रपती शिवरायांच्या या मंदिराच्या समोर आपल्या सर्वांना मी देतो। आपको बता दें, फडणवीस से पहले उद्धव गुट ने औरंगजेब की कब्र हटाने के खिलाफ बयान दिया था। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने इसका विरोध किया है और कहा है कि औरंगजेब की कब्र मराठों के शौर्य का स्मारक है, ताकि अगली पीढ़ियों को इतिहास पता होना चाहिए। संजय राउत ने यह भी कहा कि इतिहास जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। हालांकि संजय राउत ने इस बात पर भी जोर दिया कि बीजेपी को कब्र हटाने से किसने रोका है। इतिहास को पता चलना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को कि महाराष्ट्र किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठे आक्रामक जो थे उनसे लड़ते रहे, लेकिन वो जो आक्रामक थे वो महाराष्ट्र के ऊपर शिवाजी महाराज और मराठों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। उनकी कब्र इस महाराष्ट्र में बनानी पड़ी। ये इतिहास है, ये इतिहास वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, हाँ, ये नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है, कोई उनको चाबी मारता है। वहीं सियासी घमासान में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने देवेंद्र फडणवीस की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब जितना क्रूर था, फडणवीस भी उतने ही क्रूर हैं। औरंगजेब कधी हजला पण गेला नाही आणि हा क्रूर शासक होता। आज देवेंद्र फडणवीसही तेवढेच क्रूर आहेत। सदाकता धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारख्या हत्या ज्या होतात आहे, जिथे खासदारांच्या लेकीबाळी सुरक्षित नाही, हा प्रकार आज दुर्दैवानं आज महाराष्ट्रात हा देवेंद्र फडणवीस सारखाच आहे। त्यामुळे औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार एकसारखा आहे।
तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। योग और आयुर्वेद पर एम्स ने एक रिसर्च निकाली है। इस रिसर्च में क्या कुछ कहा गया है, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर आयुर्वेद और योग एम्स का प्रयोग।